नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं रेखा राजवंशी जी की लिखी कहानी प्रेम का मकड़जाल। आज सुबह से तबीयत कुछ ढीली थी, सिर में दर्द था, हल्की सी हरारत भी महसूस हो रही थी। कला को लगा कि छुट्टी लेकर आज आराम किया जाए। इस देश में काम करने का भी कोई अंत है क्या। बिस्तर में लेटी ही थी कि सुबह ही फोन की घंटी घनघना उठी। कला के चचेरे भाई आकाश का फोन था। कला क्या कर रही हो? कला क्या कर रही हो? इससे पहले कि वह उत्तर देती, आकाश बोला, चाचा जी आज शाम तुमसे मिलने आना चाहते हैं, क्या ठीक रहेगा? कला की नज़र फैले हुए घर पर पड़ी। बिखरे कपड़े, बेतरतीब किचन और कारपेट पर कचरा। ओह कैसे होगा। मन में तो आया कि कह दे शनिवार ठीक रहेगा, पर आकाश बोलता जा रहा था। कला व शनिवार को ब्रिस्बेन जा रहे हैं। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बस मिलना चाहते हैं। तुम चिंता मत करना, सिर्फ चाय चलेगी। कला आवाज में खुशी लाते हुए बोली, अरे तुम क्यों परेशान होते हो, आज मैंने वैसे भी आराम करने के लिए छुट्टी ली हुई है। आ जाओ। तो ये अच्छा ही रहेगा। वैसे भी चाचा जी को खाने पर बुलाना ही था। कह तो दिया पर फोन रखकर चिंता में डूब गई। पहली बार घर आ रहे हैं, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। अनमने मन से अनमने मन से उठी और फ्रिज में नजर डाली। कुछ पकाने लायक न दिखा, जैसे घर में झाड़ू फिरी हुई हो। वैसे भी वीक के अंत तक सारे सब्जी फल खत्म होने लगते हैं। गंदा घर साफ करने की चिंता अलग सता रही थी। अब कैसे होगा ये सब। ऐसे में इंडिया के रामू और छोटू बहुत याद आते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि नौकरों चाकरों का कितना सुख है वहाँ। जब से सिडनी आई है, गरम रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है। वीकेंड में अगर किसी रेस्टोरेंट में गए तो ही गरम खाना मिल पाता है। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। दूर के रिश्ते के चाचा किसी कॉन्फ्रेंस में ब्रिस्बेन आए थे, तो सोचा सिडनी भी हो लें। अब उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। कला सोचने लगी, पति राघव वैसे भी ऑफिस से 7 बजे के पहले घर नहीं आ पाते। हिम्मत जुटाई और दर्द की गोली पानी से सटक कर सोचने लगी कि कहाँ से काम शुरू करे। तभी फ्रिज पर लगे क्लीनिंग एजेंसी के नंबर पर नजर पड़ी। वीकडे में किसी के मिलने की उम्मीद तो कम थी, पर फोन लगाया। हेलो, आशा क्लिनिक एजेंसी। जी हाँ बताइए, क्या चाहिए? उधर से आवाज आई। क्या कोई क्लीनर मिल सकता है? कब चाहिए? सवाल आया। आज ही चाहिए, इमरजेंसी है। कुछ मेहमान इंडिया से आ रहे हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या किसी को भेज सकती हैं? कला जैसे एक ही सांस में सब कुछ कह गई। जी ज़रूर, पता लिखवा दें, 2 घंटे में एक लड़की को भेज रही हूँ। मोबाइल में उसका मैसेज आएगा, जवाब दे दीजिएगा। कला ने जैसे चैन की सांस ली। उसे पता था कि पंजाब और गुजरात से आई अनेक विद्यार्थी लड़कियां पॉकेट मनी कमाने के लिए सफाई का काम करती हैं। वे प्रति घंटा 15 से 25 डॉलर तक चार्ज करती हैं। अभी हेल्पर के आने में 2 घंटे हैं, तब तक 2-3 सब्जियां और फल ले आती हूँ। सोचकर कला ने गाड़ी निकाली सोचकर कला ने गाड़ी निकाली सोचकर कला ने गाड़ी निकाली और पास के शॉपिंग सेंटर में ले ली। गोभी, आलू, प्याज, गाजर बैग्स में डाले। दूध और दही के सेक्शन से कस्टर्ड भी उठा लिया। ट्रॉली में सामान डाल जल्दी से पेमेंट कर घर पहुंच गई। दरवाज़ा खोला ही था कि फ़ोन बजा। जी मैं मनप्रीत हूँ, आपके घर 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। फ़ोन रख जल्दी से सब्जियां और दूध फ्रिज में रखे। इधर उधर पड़े बर्तन डिश वॉशर में डाले। बेडरूम समेटा कि ठीक 10 मिनट में मनप्रीत आ गई। पहले दोनों बाथरूम साफ कर लें, फिर डस्टिंग वैक्यूम कर लेना। अगर वक्त हो तो किचन में हेल्प कर देना। उसे काम समझाकर किचन में आई और राघव को फ़ोन लगाया। राघव थोड़ा जल्दी आ जाना, आज चाचा जी आ रहे हैं शाम को। राघव को भी आश्चर्य हुआ, हफ्ते के बीच में? अच्छा चलो कोशिश करता हूँ। अच्छा, आते आते इंडियन ग्रोसरी स्टोर से नानक नानक का रसमलाई का डिब्बा भी लेते आना, कहकर कला सब्जी काटने बनाने में लग गई। कुकर में दाल चढ़ा दी और दूसरी गैस में आलू गोभी की सब्जी छौंक शर्मा पनीर का पैकेट खोला। जब कोई मेहमान आ रहा हो तो 2 सब्जियां तो चाहिए ही। थोड़ी देर में मनप्रीत ने आकर कहा, चल के देख लीजिए कि बाथरूम ठीक से साफ हो गए। मनप्रीत बाथरूम साफ कर चुकी थी। कला ने जाकर देखा, दोनों बाथरूम चमक रहे थे, बहुत अच्छे से साफ हो गए। अब चलो जल्दी से बाकी काम कर लें। चाय पियेंगी क्या? कला ने पूछा।
जी, अगर आप पी रही हैं तो मैं भी पी लूँगी, मनप्रीत हंसकर बोली। पहली बार कला को अनुभव हुआ कि यह लड़की कितनी विनम्र है। कितने साल की है? जी, 21 साल की हूँ, पढ़ रही हूँ यहाँ। क्या कोर्स कर रही है? एमबीए कर रही हूँ, पर नौकरी मिलते ही छोड़ दूंगी। कला ने चाय का कप और नाश्ता पकड़ा, उसे अपने पास ही बैठा लिया। किस शहर से है? कला के प्रश्न पर मनप्रीत मुस्कुराने लगी। बोली, मैं तो पंजाब के एक गांव से हूँ। बड़ी मेहनत करके आइलेट्स अंग्रेजी परीक्षा पास करी। मैं होशियार थी तो मम्मी पापा की तमन्ना थी कि मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊं और अपनी लाइफ बनाऊं। तेरी शादी हो गई? कला ने अचानक पूछ ही लिया। जी, सगाई हो गई। शादी तो अगली बार जब पंजाब जाऊंगी तब होगी। वह जो मेरे पति हैं ना, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ तो माँ बाप के पास पैसे नहीं थे मुझे यहाँ भेजने के लिए। तभी ताया जी एक रिश्ता लाए। लड़के का परिवार मनप्रीत की पढ़ाई पर पूरा खर्चा देने को तैयार है। शर्त यह है कि सगाई अभी करनी होगी। शादी मनप्रीत के पीआर के बाद कर देंगे। ओह, तो तूने क्या कहा? कला ने उत्सुकता से मनप्रीत की तरफ देखकर कहा। क्या होता, माँ डैडी तो एकदम खुश हो गए। फटाफट रिश्ता तय हो गया और अब मेरी पढ़ाई का सारा खर्च वही दे रहे हैं। कला ने हैरान होकर कहा। अच्छा, पर अगर तेरा मन बदल गया तो? या तुझे कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया तो? बड़ी समझदारी से मनप्रीत बोली। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक बार जिसका हाथ पकड़ा उसके साथ जिंदगी भर रहना होता है। कला उसकी काली गहरी आंखों में छिपे मजबूत इरादों को देख सोचने लगी। कितनी मेहनती लड़की है, जरूर सफल होगी। मनप्रीत की मदद से चुटकियों में सब काम हो गया। उसे भेज कला को जो 2 घंटे आराम के मिले तो जाने कितने आशीष मनप्रीत के लिए निकले। कुछ महीने बाद घर में पार्टी थी तो फिर मनप्रीत की याद आई और पहले की तरह ही मनप्रीत खुशी खुशी सारे काम निपटा गई। इसी तरह जब ज़रूरत होती मनप्रीत को बुला लेती। कुछ महीने बाद एक बार जब मनप्रीत आई तो उसने बताया कि 2 महीने बाद वह पंजाब जा रही है और वहाँ उसकी शादी होगी। उसके बाद से मनप्रीत का कुछ पता न चला। कला ने 1-2 बार फ़ोन मिलाया पर शायद उसका फ़ोन नंबर बदल गया था। कला ने सोचा शायद शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई होगी। मनप्रीत की कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती अगर कॉमनवेल्थ बैंक में कला उससे न टकरा जाती। कला अपना चेक डिपॉजिट करने आई थी। जब उसने मनप्रीत को देखा, काले कोट पैंट और लाल शर्ट में वह बहुत स्मार्ट लग रही थी। हेलो मनप्रीत, कैसी हो? ठीक तो हो ना? कला रुक न सकी। कला आंटी। मनप्रीत कला को देख मुस्कुराई। तो तुम अब बैंक में काम करती हो? जी, मुझे पिछले साल ही बैंक में नौकरी मिल गई थी। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दुबला गई है। तेरी तो शादी हो गई थी ना? मनप्रीत ने धीरे से पूछा। आप अभी कुछ देर और मॉल में हैं तो आधे घंटे में मेरा ब्रेक हो जाएगा। हम सामने वाले कैफ़े में कॉफ़ी पर मिल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। 3 घंटे की फ्री पार्किंग है। तब तक मैं मायर्स होकर आती हूँ, कला ने कहा। आधे पौने घंटे में कला जब कैफ़े पहुंची तो मनप्रीत उसका इंतज़ार कर रही थी। कॉफ़ी का ऑर्डर देकर कला ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। तो तू खुश है ना? नौकरी मिल गई, शादी भी हो गई होगी। हाँ, 3 साल पहले जब मैं इंडिया गई थी तो मेरी शादी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। कुछ महीनों के बाद मेरे पति सुखविंदर भी यहाँ आ गए थे। मैं उन्हें प्यार से सुख कहती थी और वह मुझे प्यार से गुड़ कहते थे। सभी सुख थे, महत्वाकांक्षाएं थीं। जल्दी ही सुख को पीआर परमानेंट रेजिडेंट मिल गया था। सब प्लान के हिसाब से हो रहा था। कुछ दिन बाद ही पति को रेलवे में काम मिल गया था। रात की शिफ्ट थी। वह पूरी रात काम करके सुबह लौटते और मेरा काम सुबह होता था तो मैं अपने काम पर चली जाती थी। इसी बीच मेरी सहेली जसबीर पंजाब से आई और उसे रहने को जगह चाहिए थी। हमारे गांव की थी तो हमने उसे अपने यहाँ रख लिया। सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और चंचल भी थी। जीजू जीजू करते वह सुखविंदर के आगे पीछे घूमती रहती। जब मैं घर पर होती तो हम दोनों मिलके घर का काम कर लेते। शाम को खाने के बाद मेरे पति ड्यूटी पर चले जाते। जस के आने से घर में थोड़ी चहल पहल हो गई थी। उसको ऑस्ट्रेलिया अच्छा लग रहा था। हर चीज़ धीरे समझ में आ रही थी। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश कर रही थी। इधर सुख की माँ पिछले 2 साल से पोते की मांग कर रही थी। पहले लगता रहा कि थोड़ा सेटल हो जाए, सुख को पीआर मिल जाए। फिर लगा छोटा ही सही पर अपना घर हो। मैं और सुख जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। दिन भर सुख सोते और रात को काम पर चले जाते। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दोपहर को ही घर पहुंच गई। सोचा तो था उन्हें सरप्राइज़ दूंगी, पर क्या पता था कि मुझे ही सरप्राइज़ मिल जाएगा। मैंने चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर आ गई। कमरे की लाइट जलाई तो आंखों को विश्वास नहीं हुआ।
मेरे बिस्तर पर मेरे पति, मेरी सहेली उस कमबख्त जस के साथ बाहों में बाहें डाले सो रहे थे। मैं अविश्वास और गुस्से में पागल सी हो गई। मैंने रजाई हटाई तो दोनों के नंगे बदन बेहद घिनौने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा विश्वासघात। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। दोनों अपराधी की तरह मेरे सामने खड़े, कपड़ों में अपने बदसूरत नंगे जिस्म छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सुख मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जस के 2 तमाचे मारे। मेरी भलमनसाहत का ये सिला दिया तूने? डायन भी जिस पेड़ पर रहती है उसके नीचे बैठने वालों को नहीं सताती। तूने तो मेरा घर ही तोड़ डाला। अपना सामान उठा और निकल। अभी के अभी निकल। इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है तुझे। उसका सामान बाहर फेंका और उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। मुझे याद है कि वह रो रही थी, मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांग रही। सुख कायर की तरह कमरे में बंद हो गया था। उस दिन से सुख और मेरा रिश्ता खत्म सा हो गया था। जिस हैंडसम पति को देख मैं फूली नहीं समाती थी, जिसके साथ मैंने प्यार की दुनिया बसाने के कितने हसीन सपने देखे थे, वह आज मुझे दुनिया का सबसे घिनौना आदमी लगने लगा था। सुख आखिर क्या कहता, किस मुंह से माफ़ी मांगता? उसने धोखा दिया था मुझे, मुझसे आंखें चुरा रहा था। 1-2 बार चाय खाना बनाकर मेरे सामने रखा। अप्रत्यक्ष रूप से माफ़ी मांगी। एक चिट्ठी भी लिखी कि गलती से हो गया, माफ़ कर दे। पर मेरा दिल उससे हट चुका था। ऐसे बोझिल माहौल में सुख और मैं कितने दिन साथ रहते। 2 हफ्ते बाद जब मैं घर आई तो सुख जा चुका था। अपना सारा सामान बांध कर वह हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चला गया था। मेरे बिस्तर की साइड टेबल पर उसकी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, गुड़ मुझे पता है तुम मेरी गलती माफ़ नहीं करोगी। अब जो हो गया उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा दिल दुखाने की कोई इच्छा नहीं थी। तुम सुबह काम पर चली जाती थी और मैं जस दिन भर अकेले साथ होते थे। जाने कब और कैसे करीब आ गए। मुझे पहली बार लगा कि प्रेम क्या होता है। जस मुझे चाहने लगी और हम करीब आते गए। अब ऐसा हो ही गया है तो मुझे लगता है तुम्हारे साथ रिश्ता कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाएगा। तुम्हारी चुप्पी से मुझे घुटन होती है। अपराध बोध की इस भारी होती हुई टोकरी को सिर पर रखकर मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं चल पाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने पत्र पढ़ा। आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। अपने सुखद घरौंदे को अपने सुखद घरौंदे को अपने और सुख के साथ भविष्य के सुखद सपनों को इस तरह मिट्टी में मिलते देखना मुश्किल ज़रूर था, पर कोई और हल भी नहीं था। विश्वासघात का दंश मुझे हर पल डस रहा था और अंततः हमारा डिवोर्स हो गया। इंडिया में जिसने सुना उनको दुख हुआ, पर इतनी मील दूर रहने वाले ससुराल के लोग या घर वाले कर भी क्या सकते थे। माँ ने सुना तो बोली, अगर जल्दी बच्चा हो जाता तो ऐसा ना होता। मैं तो शायद इस धक्के से उबर ही न पाती। माँ से मेरा दुख देखा न गया और वे सिडनी चली आईं। उनके सहारे ममता और प्यार ने मुझे हिम्मत दी, अकेलेपन को दूर किया। कभी कभी लगता था कि माँ की बात सही है, पर मैं सोचती हूँ कि मात्र शारीरिक प्रेम और अविश्वास की नींव पर बने रिश्ते से पैदा बच्चा कितना सुखी रह पाता। दरअसल हमारी शादी प्रेम नहीं समझौता थी, जो प्रेम और विश्वास के धागों से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के धागों से बुना गया था। बताते मनप्रीत की आंखों में हल्की सी नमी तो आई, पर उसके स्वर में आत्मविश्वास का भी अनुभव था। तो अब? कला ने पूछा। प्रेम तलाश रही हूँ, मिल जाएगा तो ज़रूर अपनी शादी पर आपको इनवाइट करूँगी। उसने हंसकर जवाब दिया। तो सुख और जस की कोई खबर? मुझसे रहा न गया, पूछी बैठी। उसने कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते लेते धीरे से कहा, सुना है सुख और जस ने पिछले साल शादी कर ली। शायद मेरी किस्मत में ही ये लिखा होगा, या शायद किसी किसी को सच्चा प्रेम मिल ही जाता है। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा और उठ खड़ी हुई। चलते समय अपना कार्ड मनप्रीत को देते हुए कला बोली, देखो हमने घर बदल लिया है, कभी आना ज़रूर। कला शॉपिंग मॉल से निकलकर कार पार्क की तरफ जाते हुए सोच रही थी, क्या सुख और जस का रिश्ता वाकई प्रेम का रिश्ता था? क्या जस का सुख से प्रेम सच्चा था? क्या जैसे सुख ने गुरप्रीत से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पीआर के लिए शादी की थी, जस ने सुख के साथ ठीक वही नहीं किया? क्या सच्चा प्रेम कहीं होता भी है? कई बार स्वार्थी रिश्ते बनाने और निभाने का मुख्य कारण हो जाता है। और गुरप्रीत का सुख के प्रति प्रेम सच्चा था या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने की ज़रूरत? और सुख ने तो गुरप्रीत को इस्तेमाल किया ही था। पर जस से भी उसका सच्चा प्रेम क्या सिर्फ शारीरिक भूख थी जिसे वह सच्चा प्रेम मान रहा था? और जस का सुख से प्रेम और शादी
वह क्या सिर्फ जस का ऑस्ट्रेलिया में बस जाने का एक माध्यम भर नहीं था? और मेरी विजय से शादी? कला की सोचने की क्षमता चूक चुकी थी। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। उसने कार का दरवाज़ा खोला, ब्रेक हटाया, चाबी एक ग्रीशन में लगाई और गाड़ी घर की ओर दौड़ा दी। अभी आप सुन रहे थे अरेखा राजवंशी जी की लिखी कहानी प्रेम का मकड़जाल।